आज का जो टॉपिक है वो वाणिज्यवाद विश्व इतिहास का महत्वपूर्ण टॉपिक है और 67th बीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सबसे पहले समझेंगे वाणिज्यवाद है क्या। तो इससे पहले हमने पढ़ा पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलन। जब पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलन हो जाता है तो वहाँ पे व्यापार बिजनेस में बहुत ज़्यादा क्रांति आ जाती है। चूँकि जो नए राष्ट्र राज्य का उदय होता है वो वाणिज्य को सपोर्ट करते हैं, समर्थन करते हैं, यानी राजा जो व्यापार होता है उसको संरक्षण देते हैं और अपना पूंजी भी निवेश करते हैं व्यापार में। यानी राजा के नियंत्रण में या वहाँ के सरकार के नियंत्रण में जो व्यापार किया जाता है उसी को हम वाणिज्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाणिज्य। वाणिज्यवाद और औद्योगिक क्रांति में यही मुख्य डिफरेंस है कि जब कोई भी व्यापार किसी सरकार या राजा के अधीन या उसके संरक्षण में किया जाए तो वह वाणिज्यवाद कहलाता है। जब स्वतंत्र रूप से कोई व्यापारी उद्योग धंधा स्थापित करते हैं और व्यापार करते हैं तो वो औद्योगिक विकास या औद्योगिक क्रांति के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो वाणिज्यवाद का यहाँ पे मेन संदर्भ वही है। वाणिज्यवाद समानता राज नियंत्रण, राज के नियंत्रण में किया गया क्या है? व्यापार है, जिसमें एक शक्तिशाली राष्ट्र एक कमजोर राष्ट्र का व्यापार के माध्यम से आर्थिक शोषण करता है तथा अपना आर्थिक समृद्धि का हर संभव प्रयास करता है। यानी जब राज्य के नियंत्रण में व्यापार किया जाता है तो वो क्या कहलाता है? वाणिज्यवाद कहलाता है। और इसमें एक जो शक्तिशाली राष्ट्र होता है वो कमजोर राष्ट्र को उपनिवेश बनाता है और उसका क्या करता है? आर्थिक दोहन करता है। इसकी शुरुआत 16वीं से 18वीं सदी के मध्य में यूरोप में हुआ। जब पुनर्जागरण और धर्म सुधार के फलस्वरूप नए राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ तो ये राष्ट्र राज्य खुद की आर्थिक समृद्धि हेतु विश्व में व्यापार पर जोर दिया, जिससे ज्यादा से ज्यादा बहुमूल्य धातु आ सके और राष्ट्र समृद्ध बन सके। तो होर लग गए यूरोपीय देश में ज्यादा से ज्यादा सोना चांदी हीरा जवाहरात जमा करने का। उसको लगा कि उससे हम ज्यादा शक्तिशाली और समृद्धशाली हो जाएंगे। तो वो एकत्रित कैसे होता? तो व्यापार के माध्यम से। तो सबसे ज्यादा उन्होंने क्या किया? व्यापार को समर्थन दिया, व्यापार को सपोर्ट किया और यही घटना यूरोपीय इतिहास में वाणिज्यवाद कहलाता है। इस वाणिज्यवाद में मुख्य रूप से औपनिवेशिक देश के द्वारा उपनिवेश का उपयोग कच्चे माल के आपूर्तिकर्ता एवं निर्मित माल के बाजार के रूप में किया जाता था। आप देख सकते हैं यहाँ पे औपनिवेशिक देश है और उपनिवेश। तो यहाँ से कच्चा माल आएगा और यहाँ से विनिर्मित माल जो तैयार माल होगा वो फिर वहीं पे उपनिवेश में चला जाएगा। और अंग्रेज भारत को भी इसी रूप में वहाँ पे वाणिज्य जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी भारत में वो वाणिज्यवाद को लेकर के ही आई थी, व्यापार को ही लेकर के आई थी। बाद में जाकर के आप देखिएगा 1813 के बाद वह जो है यहाँ के लिए व्यापार स्वतंत्र हो जाता है, सबके लिए खोल दिया जाता है। ठीक है, जब वहाँ पे राजा का हस्तक्षेप खत्म हो जाता है, व्यापार सभी लोगों के लिए स्वतंत्र कर दिया जाता है 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। उससे पहले जो व्यापारिक घटना है वो वाणिज्यवाद का ही चलन है। ठीक है, अब आ जाइए वाणिज्यवाद के उदय के कारण। तो आप सबसे पहला कारण लिख सकते हैं पुनर्जागरण। पुनर्जागरण का अर्थ होता है फिर से जागना, यानी यूरोपीय लोग अपनी बौद्धिक चेतना का विकास किए। जो वो अंधकारमय युग में 5वीं से 15वीं सदी में चले गए थे वो अपने पुराने अतीत को उन्होंने जाना और फिर किस प्रकार से वो लोग अतीत में व्यापार किया करते थे एशिया और अफ्रीकी देशों से, और उनसे उन्होंने फिर याद किया और उसी तरीका से अपनी समृद्धि के लिए, अपनी भौतिकवादी सुख के लिए वहाँ पे ललायित हुए और उसके भौतिक सुख प्राप्ति के लिए उन्होंने व्यापार यहाँ पे आरंभ किए और वाणिज्यवाद की शुरुआत हुई। उसके बाद दूसरा है धर्म सुधार आंदोलन। धर्म सुधार आंदोलन हमने बताई था कि यहाँ पे लोग अब क्या हो गए? ईश्वर केंद्रित की जगह क्या हो गए? मानव केंद्रित हो गए। मानव का सुख सुविधा, भौतिकवादी जो युग है उसके हिसाब से मानव अपनी सुख समृद्धि बढ़ाने लगा और नए नए तकनीकी खोज करने लगा, नए नए भौगोलिक खोज होने लगे, जिस वजह से क्या हुआ कि नया नया जो देश खोजा गया वहाँ पे ये लोग व्यापार वाणिज्य कर पाए आसानी से और वहाँ का शोषण कर सके। ठीक है, तो धर्म सुधार आंदोलन भी इसके पीछे कारण था। उसके बाद तीसरा कारण इधर आपका जनसंख्या वृद्धि है। अब देखिए पुनर्जागरण और जब धर्म सुधार आंदोलन हुआ उसके बाद यूरोप की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ी। क्योंकि ये लोग स्टार्ट में क्या हुए थे? कृषि मूलक समाज था, लेकिन अब ये लोग जब वाणिज्य और जब नए नए आविष्कार होते हैं वहाँ पे मशीनीकरण होता है, खास करके कपड़े का जो मिल बना दिया जाता है, कपड़े के मिल या कारखाने बनाए जाते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा लोग कामगार की आवश्यकता थी।
तो ये लोग वहां पे जाके काम करने लगते हैं और जनसंख्या वृद्धि भी इसका बहुत बड़ा रीजन था। आगे सबको फिर से डिस्क्राइब करेंगे। उसके बाद राजनीतिक सोच में परिवर्तन आता है, ठीक है। पहले और अभी के सोच में अब क्या हो जाएगा, अंतर होगा। क्योंकि पहले सामंतवादी व्यवस्था पे आधारित था, अब राष्ट्र राज्य बन चुके हैं। अब राजा शक्तिशाली बनना चाहेगा, राजा अपनी शक्ति वृद्धि करना चाहेगा, जिस कारण से अब राजा क्या करेगा कि अपने व्यापारियों को या खुद भी पूंजी दे करके दूसरे देश में व्यापार करने भेजेगा। भौगोलिक खोज तो आपको पता ही है। आर्थिक वातावरण की अनुकूलता, अब क्या हुआ कि आर्थिक गतिविधि होने लगी, मुद्रा का आविष्कार हो गया, लोग मुद्रा के माध्यम से आदान प्रदान करने लगे, बैंकिंग व्यवस्था की शुरुआत हो गई, कर्ज लेना देना अब स्टार्ट हो गया। आपने पढ़ा होगा कि बैंकिंग व्यवस्था 16वीं सदी में यूरोप में स्टार्ट हो चुका था। और जब बैंकिंग व्यवस्था स्टार्ट हुआ तो वो व्यापार वाणिज्य को क्या किया, बढ़ावा दिया। वही चीज आर्थिक वातावरण। तो इस प्रकार से इन सभी पॉइंट्सों को आप लिख सकते हैं। अब देखिए शॉर्टकट में हमने लिखा है पुनर्जागरण। मानव केंद्रित हो गया, पूरा यूरोप क्या हो गया, ईश्वर केंद्रित की जगह क्या हो गया, मानव केंद्रित। पारलौकिक के जगह इहलौकिक, यानी जो परमात्मा के बारे में जो ज्यादा पहले सोचता था, अब वह सोचने लगा वर्तमान के सुख सुविधाओं के बारे में। उसके बाद भौतिक समृद्धि लाने का प्रयास करने लगा। अच्छा घर होना चाहिए, अच्छा खान पान होना चाहिए, नहीं रहन सहन अच्छा होना चाहिए। तो ये सब पर विशेष ध्यान देने लगा पुनर्जागरण के बाद। तो वो भी क्या किया, वाणिज्यवाद। तो कृषि से या किसानी से तो ये संभव नहीं था, इसके लिए क्या करना होगा, व्यापार या वाणिज्य। आज भी आप देखेंगे वही देश सबसे आगे विकसित है जिसने व्यापार वाणिज्य किया है। और आज भी आप देखेंगे सबसे गरीब देशों में वह देश है जो अभी भी कृषि प्रधान देश है, जिसमें कृषि सबसे ज्यादा सेक्टर की भूमिका है जीडीपी में, वो सबसे गरीब देश अभी भी है। तो कृषि करके आप जी सकते, जीवन निर्वाह हो सकता है आपका, लेकिन आप ऐशो आराम की जिंदगी जो होता है ना, वो आप नहीं जी पाएंगे। उसके लिए आपको वाणिज्य व्यापार ही करना होगा। अगर हम लोग सरकारी जॉब करते हैं, अगर कोई अधिकारी घूस नहीं ले, ठीक है, तो उसका जीवन भी एक तरीका से कह लीजिएगा कोई खास बेहतर होने वाला नहीं है। बस उसकी जो जरूरत है वही पूरी हो। लेकिन व्यापार जो बिजनेस अगर कोई करेगा तो उससे उसको जो है हर एक चीज की सुख सुविधाएं मिल जाती है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा तरक्की है और बहुत ज्यादा पैसा होता है। तो यूरोपीय लोग सबसे पहले यह बात समझ चुके थे, अगर आगे बढ़ना है तो व्यापार बिजनेस से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और उन्होंने उस पर फोकस किया। वहां की सरकार ने, वहां के राजा ने अपनी सेना साथ में दी, अपना धन दिया, यानी व्यापारियों को, ठीक है। तो उससे यहाँ पे व्यापार देखने को मिलता है। धर्म सुधार आंदोलन हुए, आपको पता होगा यूरोप में जब धर्म सुधार आंदोलन हुआ तो वहां पे जो पुरातन जो धार्मिक व्यवस्था थी, जो ईसाई धर्म था, उसमें सुधार आया। अंधविश्वास वहां कम किया गया, भौतिकवादी वैज्ञानिक विचारधारा का जन्म हुआ और सांसारिक जीवन में सुख प्राप्ति की लालसा लोगों में बढ़ी, ठीक है। धर्म सुधार आंदोलन के बाद ये सब देखने को मिला और लोग वाणिज्य व्यापार की ओर बढ़े, तो वाणिज्यवाद आएगा उससे। उसके बाद जनसंख्या वृद्धि। इस काल में जनसंख्या में भी वृद्धि हुई, जिससे आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु क्या चाहिए था, आर्थिक विकास आवश्यक था। जनसंख्या बढ़ेगा, उसके लिए क्या चाहिए, आर्थिक विकास चाहिए। और साथ साथ वैज्ञानिक आविष्कार भी होने लगे। कृषि क्षेत्र में बहुत सारे आविष्कार हुए, जिससे उत्पादन बढ़ गया। फिर कृषि के अलावे लोग व्यापार को आर्थिक समृद्धि के रूप में देखने लगे। और फिर अन्य क्षेत्रों में भी बहुत सारे मशीन का आविष्कार हुआ, जिसने आर्थिक गतिविधि को बढ़ा दिया। और आर्थिक गतिविधि बढ़ा, जब प्रोडक्ट बनेगा तो उसको बेचने के लिए वो लोग दूसरे देश जाएंगे और उससे वाणिज्यवाद बढ़ गया। अब आ जाइए राजनीतिक सोच में परिवर्तन। पुनर्जागरण और धर्म सुधार के फलस्वरूप क्या हुआ कि आदर्श राज और आदर्श राजा की चर्चा होने लगी। नए शक्तिशाली राष्ट्रीय राज्यों के उदय से वो अधिक शक्तिशाली बनने लगे। राजा क्या हो गया, अधिक शक्तिशाली हो गया। और वह मूल्यवान धातु और संपदा की संचय जरूरी समझने लगे कि ज्यादा से ज्यादा राजकीय कोष में हीरा जवाहरात जो हो, सोना चांदी ज्यादा होगा तो हम ज्यादा शक्तिशाली होंगे, और उसकी प्राप्ति का उपाय वो ढूंढने लगे। और इसी से क्या हो गया, वाणिज्यवाद को गति मिली, ठीक है। अब आ जाइए, आर्थिक वातावरण भी उस समय अनुकूल हो गया। पुनर्जागरण, धर्म सुधार, जनसंख्या वृद्धि और राजनीतिक सोच इत्यादि ने अनुकूल आर्थिक वातावरण उत्पन्न किया, जिसने वाणिज्यवाद को प्रेरित किया। 16वीं सदी में मुद्रा के प्रचलन। 16वीं सदी में अब क्या हो गया, जो वस्तु विनिमय प्रणाली थी, यानी वस्तु देके वस्तु खरीदना, उसको समाप्त करके अब क्या चीज आ गया, मुद्रा प्रणाली आ गया, जिससे कि नए नए बैंकिंग व्यवस्था की स्थापना हुई। और इसने भी क्या किया, वाणिज्य व्यापार को बढ़ा दिया।
तो वहां का क्या हो गया, आप ये भी आर्थिक वातावरण उसकी अनुकूलता भी वाणिज्यवाद का कारण रहा। उसके बाद भौगोलिक खोज को भी लिख सकते हैं। सबसे पहले आप देखिएगा 14वीं सदी में 15वीं सदी में आपका जो है वास्को डिगामा, कोलंबस और बहुत सारे कैप्टन कुक जैसे बहुत सारे जो नाविक थे, खोजकर्ता थे, उन्होंने बहुत सारे देश को खोज लिया। जैसे कोलंबस ने अमेरिका का खोज लिया, वास्को डिगामा ने भारत को खोजा, फिर कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया को खोज लिया, न्यूजीलैंड को खोज लिया। इस प्रकार से बहुत सारे देश खोज लिए गए और उनके लिए क्या हुआ, कच्चा माल की प्राप्ति का भी साधन मिल गया और वहां बेचने का बाजार भी मिल गया, जिससे भी इसको प्रगति मिली। अब आ जाइए वाणिज्यवाद का परिणाम क्या होगा। वाणिज्यवाद के परिणाम के तहत आप देखेंगे कि उपनिवेशवाद का जन्म होगा। किसका जन्म होगा, उपनिवेशवाद का जन्म होगा। चूंकि जब वाणिज्यवाद आएगा तो उसके गर्भ में छिपा हुआ होगा उपनिवेशवाद। चूंकि अब क्या होगा, एक औपनिवेशिक देश, कमजोर देश, जो शक्तिशाली देश है, जिसका आर्थिक शोषण करने वाला, वहां पे वो उपनिवेश बनाएगा और उसको कच्चे माल के आपूर्तिकर्ता के रूप में और विनिर्मित माल के बाजार के रूप में देखेगा और वहां पे क्या करेगा, आर्थिक शोषण करेगा। तो वाणिज्यवाद का सबसे भयानक परिणाम हुआ कि आपका क्या हुआ, उपनिवेशवाद का जन्म हुआ, यानी एशिया और अफ्रीका देशों का आर्थिक शोषण प्रारंभ हो गया। दूसरा क्या होगा, मध्यम वर्ग का उदय। एक जो नया व्यापारी वर्ग बना, जो अब धन कमा कमा करके क्या हो रहा था, समाज में मजबूती की स्थिति में आ रहा था। मध्यम वर्ग एक नया उभर गया, जो पादरी, पोप और राजाओं के अलावे एक वर्ग आ गया समाज में, जिसका प्रभुत्व बढ़ना शुरू हो गया। उसके बाद नवीन राजनीतिक विचारों का विकास होना शुरू हो गया। क्योंकि अभी बहुत सारे राजनीतिक विचारक आएंगे इसमें और वो नई नई तरह की कल्पनाएं देंगे, ठीक है, नई नई विचारों को यहाँ पे रखेंगे। आर्थिक जीवन की गतिशीलता देखने को मिलेगी, क्योंकि जब एक बगल का व्यापारी कमा करके धन अर्जित करके जब अच्छा जीवन जिएगा तो बगल वाला भी वही काम करेगा, तो लोग आपस में वाणिज्य व्यापार की ओर ज्यादा ध्यान देने लगे, गतिशीलता आ गई आर्थिक गतिविधि में। उसके बाद अगला स्टेप हो गया, औद्योगिक क्रांति आ गई। जब वाणिज्यवाद से क्या हुआ, पूंजी का निर्माण हो गया। व्यापारी लोग जब बिजनेस किए, व्यापार किए, उनसे, और उस समय ट्रेंड बना हुआ था, वो लोग एकदम बहुत कम खर्च करते थे, ज्यादा से ज्यादा धन अर्जित करने का प्रयास करते थे। मित्र वही थे वो लोग, बहुत मक्खी चूस, कंजूसी कर कर के वो जमा किए थे स्टार्टिंग में। लेकिन जब उनके पास, जब वहां के लोगों के पास धन संपत्ति बहुत ज्यादा हो गया, तो वो लोग इंडस्ट्री स्थापित करने लगे, उद्योग स्थापित करने लगे और उससे पूंजी से पूंजी कमाने लगे। तो वही कारण हो गया वहां पे औद्योगिक क्रांति का। उसके बाद और भी नए नए देश, जो छोटे छोटे टापू हो गए, उनकी भी खोज होने लगी, क्योंकि अब इनको और भी बाजार चाहिए था। जो खोज तो लिया गया, लेकिन जो नहीं खोजा गया देश, उसकी खोज में भी ये लोग निकल गए। वैज्ञानिक प्रगति आपको देखने को मिलेगा। तो ये सब आप लिख सकते हैं इसके परिणाम में। अब देखिए इसको थोड़ा सा डिटेल्स में क्या क्या वो पढ़ लेते हैं। वाणिज्यवादी सिद्धांत के अनुसार व्यापार के माध्यम से वाणिज्यवादी शक्तियों ने अपने उपनिवेश अथवा बाजार की स्थापना किया। इन उपनिवेशों का वाणिज्यिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए खुलकर शोषण और दोहन किया जाने लगा। यानी उपनिवेशवाद से क्या हो गया, जो उपनिवेश था उसका शोषण हुआ। औपनिवेशिक देश के द्वारा उपनिवेश का क्या हुआ, शोषण हुआ। मध्यम वर्ग का उदय आपको बताई दिए। आर्थिक जीवन की गतिशीलता, क्या हुआ कि विपणन, मंडी, बाजार, मुद्रा, बैंकिंग अथवा महाजनी जैसी आर्थिक क्रियाएं अस्तित्व में आई, जिसने आर्थिक जीवन को क्या किया, गतिशील बना दिया। औद्योगिक क्रांति, वाणिज्यवाद के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, यूरोप में भारी धन संचय हुआ। आपको अभी तुरंत बताया हमने कि वहां पे भारी धन संचय हुआ, जिसने उद्योगों हेतु पर्याप्त धन उपलब्ध कराया। अधिक धन संचय से इतनी अधिशेष पूंजी का निर्माण हो गया, जिससे व्यापारिक पूंजी का औद्योगिक पूंजी में रूपांतरण हो सका, जिसने औद्योगिक क्रांति को क्या किया, जन्म दे दिया। भौगोलिक खोजें एवं वैज्ञानिक प्रगति, व्यापारिक क्रियाओं को सफल बनाने के लिए अनेक भौगोलिक खोजें हुई। विश्व के विभिन्न क्षेत्र, देश, समुद्री मार्ग खोजे गए, विकसित किए गए। व्यापारिक अभियानों को सरल सफल बनाने हेतु जल परिवहन के अच्छे अच्छे साधनों का विकास हुआ। जो पनिया जहाज है, पानी में चलने वाला, उसके नए नए मतलब तरह तरह के मशीन बनाए गए, विकास हुआ। फलस्वरूप वैज्ञानिक प्रगति को प्रोत्साहन मिला और विश्व के जो ज्ञान था,
जो पूरे विश्व का जो नॉलेज था वो अब पूरे विश्व में फैलने लगा, यानी आपस में साझेदारी होना शुरू हो गया। जब एक लोग दूसरे लोग से जुड़े तो उससे क्या हुआ, पूरे विश्व का ज्ञान आपस में क्या हो गया, एक दूसरे कम्युनिकेट हुआ, जिससे कि वैज्ञानिक खोज में क्या हो गई, सहायता मिली। अब आज नवीन राजनीतिक विचार का विकास, वाणिज्यवाद के फलस्वरूप नए मध्यम वर्ग का उदय हुआ, जो परंपरागत राजनीतिक संरचना में सहजता का महसूस नहीं कर पा रहा था। उसे क्या चाहिए, अब स्वतंत्रता चाहिए, ठीक है। अतः नए संदर्भों में नवीन राजनीतिक विचारधारा का जन्म हुआ। राजनीतिक कठोरता के स्थान पर वो उदारता की सोच बढ़ने लगी। इंग्लैंड में 1688 ईस्वी में रक्तहीन क्रांति इसका सबसे जीता जागता उदाहरण है। लोग स्वतंत्रता की मांग करने लगे। अब वाणिज्यवाद भी क्यों पतन हो गया, उसके पीछे क्या कारण है, वो है आपने पढ़ा होगा कि 1813 आते आते चार्टर एक्ट आता है भारत में भी, और वहां पे क्या किया जाता है, व्यापार को स्वतंत्र कर दिया जाता है, ठीक है। तो वही 18वीं सदी में क्या होता है कि पतन हो जाता है वाणिज्यवाद का, क्योंकि अब क्या हो गया कि राजा के द्वारा संरक्षण खत्म, अब सबके लिए क्या कर दिया जाता है, स्वतंत्र कर दिया जाता है, खोल दिया जाता है। सिर्फ चाय और चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापार रही, बाकी क्षेत्र को क्या कर दिया गया, खोल दिया गया, ठीक है। तो ये भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये 18वीं सदी के मध्य में वाणिज्यवाद चूंकि पतन हो गया था, उसका पीछे क्या कारण था कि लोग अब इससे घृणा करने लगे थे। चूंकि क्यों, उसके पीछे रीजन है। यहाँ पे क्या हुआ, धन का अत्यधिक महत्व बढ़ गया। निरंकुश राज सत्ता जो राजा था वो निरंकुश होने लगा। जब ज्यादा धन संपत्ति होने लगा तो फ्रांस का जो राजा था आप देखेंगे, या वो ज्यादा निरंकुशता के साथ शासन करने लगा, यानी ज्यादा और शोषण करने लगा। और कृषि का महत्व घट गया था, क्योंकि लोग बिजनेस व्यापार पे ज्यादा ध्यान देने लगे, जिससे क्या होगा, कृषि का महत्व घट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे धन अत्यधिक महत्व हो गया, धन का लोग ज्यादा महत्व देने लगे। लोग किसी तरीका से, यहाँ पे आप कह सकते हैं नैतिक पतन करके भी लोग, जो व्यापारी वर्ग थे वो धन कमाने का प्रयास करने लगा। फिर और इसमें परिवर्तनशीलता का अभाव रहा। जो संरक्षणवाद था वो यहाँ पे देखने को मिलता है, और ये लोग सिर्फ व्यापार पे ही फोकस किए और शोषण पे ही फोकस किए, अपने आप में जो है नवीन धारणा को नहीं लाए, परिवर्तनशीलता यहाँ पे देखने को नहीं मिला। जिस कारण से क्या हुआ कि वाणिज्यवाद 18वीं सदी के मध्य आते आते क्या हो गया, खत्म हो गया। और नए नए उस समय आर्थिक चिंतक भी आ गए, अर्थशास्त्री भी आ गए, जैसे एडम स्मिथ उसी समय आए, और उन्होंने क्या किया, जो संरक्षण का सिद्धांत था, हस्तक्षेप का सिद्धांत, ठीक है, उसके जगह पर अहस्तक्षेप का सिद्धांत ला दिया। यानी ऐसा सिद्धांत जिसमें बिना राजा के हस्तक्षेप के व्यापार संभव हो, और उससे ज्यादा लोगों का आर्थिक या व्यापारियों का आर्थिक लाभ होने लगा। तो यहाँ पे अहस्तक्षेप का सिद्धांत देने के बाद भी आपका वाणिज्यवाद क्या हो गया, समाप्त हो गया। और अहस्तक्षेप का सिद्धांत दिया किसने था, तो एडम स्मिथ ने दिया था, और वो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहलाते हैं एडम स्मिथ, ठीक है। और यही अहस्तक्षेप के सिद्धांत देने के कारण है। तो इस प्रकार से आप जो है वाणिज्यवाद के कारण, परिणाम और उसके पतन के क्या कारण थे उसको आप लिख सकते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।